नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, खास पेशकश लेकर। बात में दम है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने भारत की ताकत को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत की सुरक्षा को एक अलग लेवल तक पहुंचाया है। डीआरडीओ के चीफ रहे, अभी नीति आयोग के सदस्य हैं, एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक भी हैं और भारत के कई मिसाइलों के पीछे इनका ही दिमाग बताया जाता है। स्वागत कीजिए आज की इस खास पेशकश में वीके सारस्वत सर का। सारस्वत सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, भारत माता की जय। सारस्वत सर, चूंकि ये जर्नी बहुत लंबी है, पिछले 12-13 सालों की आत्मनिर्भर भारत की, और हाल के दिनों में हमने जिस तरह का पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन देखा और जो तनाव और जो एस्केलेशन हमने देखा, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, 1971 के बाद पहली बार हम पाकिस्तान में घुसे और वहां पर अटैक किया। इसके साथ साथ भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु शक्ति संपन्न देश के अंदर घुसकर मारा और उनको सबक सिखाया कि आप आतंकवाद के रास्ते पे नहीं चल सकते और भारत को परेशान नहीं कर सकते। इसमें भारत के मिसाइलों की भूमिका, खासकर इंडिजिनस मिसाइलों की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को मार कैसे पड़ी सर, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बात पब्लिक डोमेन में तो है लेकिन बहुत नीटी ग्रीटी के साथ नहीं है। बहुत ऐसे है कि ठीक है, हमने एक्शन लिया, लेकिन अभी पता चला कि 16 ब्रह्मोस दागे गए थे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जो आत्मनिर्भरता हमने पिछले 10-15 साल में हासिल की है, उसका एक उदाहरण पेश किया गया। हमने विश्व को बताया कि भारत कितना सक्षम है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इस समय, कि वो चाहे चाइनीज़ वेपन्स हो, चाहे टर्की वेपन्स हो, चाहे पाकिस्तानी वेपन्स हो, उन सब का जवाब हमारे पास है। और ये जवाब हम इस तरह से दे सके क्योंकि हमने पिछले 15 साल में आत्मनिर्भरता के लिए काम किया। हमने अपने मिसाइल्स बनाए, हमने अपने रडार्स बनाए, हमने अपनी गन्स बनाई, हमने अपने नेवी के इक्विपमेंट बनाए जिसको हम लोग टॉर्पिडो बोलते हैं। हमने MRSAM मिसाइल बनाया, आकाश मिसाइल बनाया, पृथ्वी मिसाइल बनाया, अग्नि मिसाइल बनाया। उसमें कुछ मिसाइल स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, कुछ मिसाइल्स टैक्टिकल मिसाइल्स हैं। जिन मिसाइल्स का उपयोग हमने किया वो टैक्टिकल मिसाइल्स थे। ब्रह्मोस जिसमें सबसे अग्रणी रहा, जिसने कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को परेशान किया। आपने देखा कि इतने सारे ब्रह्मोस लॉन्च हुए और उनका असर ये हुआ कि 23 मिनट के अंदर अंदर हमने उनके कम से कम 13 एयरबेसेस को तहस नहस कर दिया। 23 मिनट में? 23 मिनट में। और इतनी पॉइंटेड एक्यूरेसी से किया कि जो रनवे पर जाके गिरा तो बिल्कुल सेंटर में उसमें गड्ढा किया। देखिए, जो उनके बॉम्ब के पास गिरा तो उनके बॉम्ब के पास गिरा। तो मतलब इतनी एक्यूरेसी हमने डिमॉन्स्ट्रेट की। और हमारा जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, वो इस तरह से रहा कि उनके रडार्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स उसको ट्रैक ही नहीं कर पाए, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। तो ये हमारी क्षमता को दर्शाता है कि हमने हायर टेक्नोलॉजी में कितना अच्छा काम किया है। इसके साथ हमारी जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आकाश मिसाइल ने F-16 एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। आकाश ने आप ये F-16 को इंटरसेप्ट किया, चाइनीज एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। तो इस तरह के जब हम एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट अपने आकाश मिसाइल से कर सकते हैं, तो हमारे पास आकाश से ज़्यादा भी पोटेंट वेपन्स इस समय है। हमारे पास MRSAM वेपन है जिसका भी उपयोग हमने किया। हमारे पास LRSAM वेपन है जिसका कि हम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जिसका हमने उपयोग किया। तो DRDO के द्वारा जितनी भी टेक्नोलॉजीज अभी तक बनाई गई हैं मिसाइल के क्षेत्र में, AEWC जिसको कि हम बोलते हैं एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, AEW नेत्रा, जिसका भी इस लड़ाई में भी उपयोग किया गया, या हमने रशिया से लाए हुआ हमारा S-400 को कितनी अच्छी तरह से डिप्लॉय किया। और हमारी एंटी ड्रोन यूनिट्स ने 400-500 ड्रोन को नीचे गिरा दिया। तो ये सब दर्शाता है कि हमारी क्षमता इस समय कितनी अच्छी है और हमारे लॉसेस नहीं के बराबर रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है।
हमने ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग तब किया जब हमने देखा कि हमारा जो एडवर्सरी पाकिस्तान है वो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट को यूज किया, उनके पीछे ड्रोन को लेके आए। ये एक मतलब डरपोक लोगों का एक तरीका होता है कि अपने सिविलियंस को आप जो रिस्क पे डाल रहे हैं लड़ाई करने के लिए। तब हमने सोचा कि ये गलत है। तब उन्होंने जब हमारे गुरुद्वारे के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, हमारे मंदिरों की तरफ अटैक या हमारे और जो स्कूल थे या हॉस्पिटल्स थे उनको अटैक करने की, तब हमने कहा कि नहीं, हम केवल टेररिस्ट ठिकानों को ही नहीं अटैक करेंगे जो कि हमने पहले 2 दिन में किया था, पर हम इस समय उनको एक लेसन बताएंगे कि हमारे जो है अस्त्र शस्त्र जो हैं कहाँ कहाँ किस तरह से पहुँच सकते हैं। और ब्रह्मोस ने ये करके दिखा दिया। ये टेक्नोलॉजी हमारी यूनिक है, हमारे देश में इसका उत्पादन होता है। हमने रशिया और इंडिया ने मिलकर इसका डेवलपमेंट किया और आज उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। 70 से 80% उसमें इंडिजिनस कंटेंट है। ये भारत की क्षमता दर्शाता है कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं। आकाश मिसाइल इस समय हमारी 2 फैक्ट्रियाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड प्रोडक्शन कर रही हैं। 100% इंडिजिनस मिसाइल जो हमारा बना हुआ है। LRSAM MRSAM मिसाइल्स भी हमारे देश में बन रहे हैं इस समय। इससे हमारी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह से दर्शाई जा चुकी है और उसका जवाब हमारे पाकिस्तानी भाइयों के पास नहीं था। AWCN की मिक्सचर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी इसमें यूज़ हुआ, जिससे कि हमें पता लगा कि उनकी एयर डिफेंस यूनिट्स कहाँ पे हैं। जो आपने सुना होगा कि लाहौर के अंदर उन्होंने H-29 एयर डिफेंस यूनिट को तहस-नहस दूसरे दिन ही कर दिया था। बिल्कुल वो इसी तरह कर सके कि हमें उनकी लोकेशन मालूम थी, हमें उनकी टारगेट्स मालूम थे, हमारे सैटेलाइट्स में टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन दी। तो न कि हमारे मिसाइल्स, हमारे सैटेलाइट्स ने भी काम किया। और ये केवल उन क्षेत्रों में हुआ, राजस्थान के क्षेत्र में हुआ, पंजाब के क्षेत्र में हुआ, श्रीनगर में हुआ। हम नेवी में भी पूरी तरह से तैयार थे। कराची की तरफ हमने पूरा का पूरा अपना आर्माडा ले जाके खड़ा किया था, विक्रांत डिप्लॉय किया था। और विक्रांत में DRDO विक्रांत के साथ डेस्ट्रॉयर थे। उन डेस्ट्रॉयर्स के ऊपर भी हमारा ब्रह्मोस मिसाइल उसके ऊपर तैनात था। उस पर हमारा हाई वेट टॉर्पेडो तैनात था जो कि DRDO ने बनाए हैं। तो DRDO की टेक्नोलॉजी इस बार इसकी लड़ाई में पूरी तरह से सामने आई है, उसकी क्षमता सामने आई है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता, हमारी प्रोडक्शन एजेंसीज की क्षमता, हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की क्षमता कितनी पोटेंट है और कितनी हारमोनियस नेचर में हमने मिल के सब ने अपने देश को समृद्ध बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। बिल्कुल सर। और हमने चाइनीज मिसाइल्स को, चाइनीज एयरक्राफ्ट्स को, तुर्की के ड्रोन्स को, सबको जवाब दिया। सर एक सोशल मीडिया पर बहुत विजुअल्स हमने देखे, हम कई लोगों ने अपनी आंखों से आसमान में वो पिंक फ्लेयर्स देखते थे, वो बहुत एक साथ बहुत झुंड में निकलते थे और कुछ बादलों के पीछे कुछ धमाके होते थे। और वो क्या था सर? वो सब ड्रोन्स हैं। वो ड्रोन्स जो होते हैं वो कई तरह से, छोटे ड्रोन होते हैं, बड़े ड्रोन होते हैं। कुछ ड्रोन जो होते हैं वारहेड लेके भी चलते हैं, कुछ बॉम्ब्स लेके चलते हैं। तो वो ड्रोन्स जब रिलीज करते हैं तो उसकी एक्सप्लोजिव की जो रे होती है वो आपको पिंक और उसके रूप में दिखाई पड़ती है। जो भी चीज़ हम रिलीज करते हैं एक्सप्लोसिव सा होता है, तो एक्सप्लोसिव जब जलता है तो उसकी लाइट निकलती है। वो आप लोग जो है पिंक, वो एयर डिफेंस की जगह पे वो ड्रोन्स थे जो, हाँ, उन लोगों ने ड्रोन्स बहुत डिप्लॉय किए थे। 400 शायद आपने टीवी पे सुना होगा और पेपर में भी पढ़ा होगा। एक बार में 400 ड्रोन थे और हमारी एंटी ड्रोन बैटरीज ने उन सब का सफाया किया। अच्छा। कुछ ड्रोन्स के साथ जो वेपन्स थे वो हमारे सिविलियन क्षेत्रों में गिरे, जिससे हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ, कैजुअलिटी कुछ नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्रों में गिरे जहाँ थोड़ी फायर हुआ या कुछ हुआ। तो हमें कोई माल हानि का कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। उनके ड्रोन्स को हमने अटैक कर लिया, जो कि आजकल की जो नई युद्ध प्रणाली जो चालू हुई है उसमें ड्रोन्स का उपयोग अभी आपने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी देखा। और उस लड़ाई में जो ड्रोन्स यूज हुए हैं वो भी टर्की के थे, उनमें भी काफ़ी टर्की के ड्रोन्स थे।
तो टर्की से बहुत लोग ड्रोन्स खरीद के यूज कर रहे हैं। उसमें किसी में 5 किलो वेट होता है, किसी में 6 किलो होता है, बहुत छोटे छोटे वेट होते हैं। पर हमने जो ड्रोन यूज किया उनके रडार को खत्म करने के लिए, वो एक अलग तरह का ड्रोन था। हमने एक ऐसा ड्रोन किया जो कि रडार को होम ऑन करता है और रडार में जाके अटैक करता है और वहीं एक्सप्लोड हो जाता है। अच्छा, तो ये भी खुद बनाया हमने? ये हमने बनाया हुआ हमारा ड्रोन है, जो कि हमने उसको हमारा जो यूएवी जिसको हम बोलते हैं उसको हमने यूज किया। सर, जो स्थिति मैं अभी वर्ल्ड फोरम पे देख रहा हूँ, खासकर भारत के इस एक्शन के बाद, मेरी थोड़ी सी चिंता है सर। मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि भारत ने जो पोटेंशियल दिखाया है इस बार दुनिया में, इजराइल के एयर डिफेंस की चर्चा बड़ी होती थी, इस बार अब भारत की एयर डिफेंस की चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया ने भारत का वो इंडिजिनस ताकत देखा है। तो क्या इसका कोई एडवर्स इफेक्ट भारत की इकोनॉमी पर या फिर दुनिया भी, हमने हमने अमेरिका का रुख देखा है, थोड़ा सा मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है। हमने चाइना को हम जानते हैं, वो हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ और मुल्क हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न मीडिया इतना खुश नहीं होगा भारत के इस पोटेंशियल को देख के, तो थोड़ा सा चिंतित हूँ मैं सर। नहीं, देखिए, किसी भी देश में जब उन्नति होती है, कुछ फ्रेंडली देश होते हैं वो खुश होते हैं और जो एडवर्सरीज होते हैं वो नाखुश होते हैं। भारत ने जो मिलिट्री और डिफेंस के एरिया में जो तरक्की की है वो किन परिस्थितियों में की है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आज नहीं, डॉक्टर कलाम के टाइम से 1982 में जब डॉक्टर कलाम आईजीएमडीपी के लीडर बने थे, जी सर, तब से हम लोग जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ये जितना डेवलपमेंट आपने देखा है, जितने मिसाइल्स आपने देखे, मैं पृथ्वी मिसाइल पे काम करता था तब से लेके, और मैंने अग्नि 5 तक मैं काम किया, तब तक MTCR पूरी तरह से लागू होता था। MTCR का मतलब है कि कोई भी देश आपको ना तो मिसाइल्स देने के लिए तैयार था, ना मिसाइल्स के कंपोनेंट देने के लिए तैयार था, ना कोई टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार था, और जो चीज़ आम बाजार में मिल सकती थी, जैसे कोई हाइड्रोलिक पंप, इवन वो हमको नहीं मिलता था। हमने उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में देश में इन मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी इम्प्रूव हुई होगी। तो विदेशी मुल्क भी ये जान गए हैं कि भारत की इनहेरेंट कैपेसिटी अब काफ़ी बढ़ गई है, तो कुछ तो हमारे साथ मिलके काम करना चाहेंगे। कुछ चाहेंगे कि हम एक्सपोर्ट करें, जैसे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल बहुत से देश मांग रहे हैं, बहुत डिमांड है इस समय, आकाश मिसाइल की भी मांग। तो कुछ तो चाहेंगे कि हमसे वेपन खरीदें, जो कि हमारे लिए अच्छा है। हम अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को बेचें, हमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारा होगा, हमारी इंडस्ट्री तरक्की होगी, हमारी इकोनॉमी तरक्की होगी। वो देश हैं जो कि हमें टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते, वो तो अभी भी सोच रहे हैं कि MTCR को लागू रखो। अभी भी हमें ये लड़ाई हुई या न हुई इससे अंतर नहीं पड़ता है। कई देश अभी भी ऐसे हैं जो कि हमें मिलिट्री का सामान बेचने में कतराते हैं। तो ये स्थिति को हमें हमेशा से सामने रखना होगा और अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है, जो कि हमारे R&D से डेवलप होती है, जो हमारे DRDO से डेवलप होती है, जो हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से डेवलप होती है, जो हमारी इंडस्ट्री के साथ काम करने से पैदा होती है, उसको और आगे बढ़ाना होगा। अगर हम उसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमें इन चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर। अब आते हैं सर इंडिजिनस हथियारों पर, जैसे कि अब ये भारत पाकिस्तान एक्शन की बात हो गई या फिर भारत के एक ताकत की बात हो गई। DRDO ने इस पूरे सफ़र को कैसे तय किया? क्योंकि आप एक मतलब एक तरह से साक्षी रहे हैं इस चीज़ के। आपने अपनी आंखों के सामने पिछले 15-16 सालों से चीज़ों को डेवलप होते हुए देखा है। तो 15 साल पहले का भारत और अभी का भारत कितना फ़र्क है DRDO के नज़र से? देखिए, टेक्नोलॉजी एक स्टैटिक नहीं होती है। टेक्नोलॉजी इज़ वेरी डायनेमिक प्रोसेस, हमेशा इवॉल्यूशन होता है इसमें। 80 के दशक में हमने जो मिसाइल्स बनाए, जैसे पृथ्वी बनाई, अग्नि 1 बनाया, आकाश भी उसी समय बना, या और भी मिसाइल्स बने, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 2000 तक बनते रहे, और MTCR चल रहा था, उसके अगेंस्ट में बनते रहे। बिल्कुल। तो हमने छोटे छोटे कंपोनेंट से लेके, रॉ मटेरियल से लेके मिसाइल बनाए। अब हमारी स्थिति पिछले 10 साल 15 साल में थोड़ी इम्प्रूव हुई। ऐसे देश थे जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार थे,
तो हमने उन देशों के साथ कोऑपरेशन शुरू किया। जैसे रशिया के साथ मिलकर हमने ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन बनाया। तो ब्रह्मोस एनजी देखा होगा उसने, एनजी है ना, वो नेक्स्ट वर्जन है। जो पहला ब्रह्मोस था वो 300 किलोमीटर का था, अब ये 450 किलोमीटर का एनजी। हाँ, और उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। तो ये चीज हम लोगों ने उनके साथ कोलैबोरेट करके बनाई। इसी तरह हमने इजराइल के साथ भी कोलैबोरेशन किया। तो हमारी जो पद्धति, जो R&D की पद्धति में जो चेंज आया है वो ये है कि अपने साथ उन देशों के साथ काम करो जहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ कोई एक दूसरे से किसी चीज़ को छुपाने की जरूरत नहीं है, और विन विन सिचुएशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। ऐसा नहीं है कि आपको फायदा है या मुझे नुकसान है, ऐसा नहीं है। तो रशिया के साथ हुआ, इजराइल के साथ हुआ, फ्रांस के साथ हुआ। हमने इन सब देशों के साथ मिलकर पिछले 15-20 साल में काफ़ी R&D काम किया है, कोलैबोरेशन का काम किया है। उससे क्या होता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं उनका समावेश हमारे वेपन्स में भी जल्दी जल्दी हो रहा है। और पिछले 10 साल में तो हमने जो काम किया है, अगर आप देखेंगे कि स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। एक ज़माने में हम जिस काम को 15 साल में करते थे मिसाइल को, आज हम वो 6 साल में कर लेते हैं। LRSAM MRSAM का प्रोडक्शन पहले हम खाली गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में करते थे, आज वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं इस समय इतना कि प्राइवेट सेक्टर अब वेपन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए तैयार है। कई स्टार्टअप कंपनीज आ गई हैं जो धीरे धीरे वेपन्स बनाने के लिए तैयार हैं। लोगों ने एंटी टैंक मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग गन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंपनी ड्रोन्स बना रही हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि DRDO ने इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम किया। मैं उस दशक का साइंटिस्ट हूँ जब हमारे देश में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं के बराबर था। तो हमने छोटी छोटी कंपनीज के उस समय डेवलप किया, और वो कंपनी जब जो उस समय खाली 10 लाख रुपए उनका टर्नओवर होता था, आज वही कंपनीज हमारे देश में 200 करोड़ 300 करोड़ का टर्नओवर ला रही हैं। वो कैसे संभव हुआ? DRDO से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, DRDO से स्किलिंग सीखा उन्होंने, DRDO ने उनको अपॉर्चुनिटीज दी करने के लिए। और वही पिछले 10 साल में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की जो नीतियां हैं उसके साथ उनमें और बदलाव आया। अब हमने इतना DRDO को ओपन अप कर दिया है कि हमारी प्राइवेट कंपनीज हमारी फैसिलिटीज़ को आके यूज़ कर सकती हैं। वो हमारी जितनी टेस्ट फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ कर सकते हैं, हम उनको फ्री में सर्विस देते हैं। तो हमने जो अपना प्रोडक्शन का जो लैंडस्केप था उसको बढ़ा दिया। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले 10 साल में। प्रोडक्शन एजेंसीज अब ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूस कर रही हैं। जहाँ R&D कभी प्राइवेट सेक्टर में होती ही नहीं थी, अब वहाँ भी R&D शुरू हो गई है। आपने देखा स्पेस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, स्काई रूट हुआ, अग्निकुल हुआ, ये सब कंपनियां ड्रोन्स बना रही हैं, सैटेलाइट्स बना रही हैं, मिसाइल लॉन्च सिस्टम बना रही हैं। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया है पिछले 10 साल में जो पहले नहीं था, जो हमारे ज़माने में इतना नहीं। हम खाली DRDO से टेक्नोलॉजी देते थे और कंपोनेंट्स बनवाते थे, सब सिस्टम बनवाते थे। आज पूरा का पूरा गन भारत फोर्स और L&T ने मिलकर बनाया है। लॉन्चर LRSAM MRSAM का लॉन्चर ये लोग बनाते हैं। पिनाका रॉकेट जो हमारा है वो बाहर, उसके लॉन्चर सब L&T और गोदरेज और ये वालचंद नगर, ये कंपनीज बना रही हैं। ये चेंज जो आया है पिछले 10 साल में, ये बहुत बड़ा चेंज है। इससे हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है और हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हैं। PM का विजन क्या है सर? आपने प्रधानमंत्री के साथ पिछले 10 प्रधानमंत्री जी जो विजन है वो मैंने आपको उल्लेख करने की कोशिश की। वो चाहते हैं हथियारों में पूरी तरह से इंडिजिनस होने चाहिए। हमारे को जो डेफिनेशन मैं अक्सर देता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी उसमें बिलीव करते हैं। मैं कहता हूँ आत्मनिर्भरता का मतलब है इंडिपेंडेंस फ्रॉम कंट्रोल। हमें कंट्रोल से इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसमें पूरी तरह विश्वास करते हैं और यही उनका वो मैसेज भी रहा है कि आप जितनी रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं
उसको इस तरह करें कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू पैदा हो, ट्रांसलेशनल रिसर्च आए, प्रोडक्ट्स प्राइवेट कंपनीज में बने, जिससे कि हमारी जो क्षमता हो इकोनॉमी की वो डेवलप हो, एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो। जितने ज़्यादा कंपनीज में काम होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो केवल हम लोग जो डीआरडीओ में कर रहे हैं, डीआरडीओ और इंडस्ट्री मिलके एक बड़ा सा नक्शा तैयार हो रहा है, जो केवल एक जमाने में डीआरडीओ में था। आज डीआरडीओ और इंडस्ट्री और एकेडमिया का मिलके मिश्रित नक्शा जो है एक बहुत बड़ा नक्शा तैयार हो गया है। इट्स बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लिकेशन। हमारी कैपेबिलिटी में लास्ट 10 साल में फोर्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है। सर एक सवाल सोशल मीडिया पर इस पूरे एस्केलेशन के दरमियान बहुत चलता रहा, तो मेरे जहन में आ गया, तो मैं सोचा आपसे जब पूछ ही लूँ। किराना हिल्स में हमने हिट किया, हमारे ऑफिशियल से भी, हमारे आर्मी जवानों से भी पूछा गया था, तो इस बारे में उन्होंने कहा, कुछ मुस्कुरा के जवाब दिया था। तो वो पूरा इंसिडेंट क्या था सर? देखिए, हमको सबको मालूम है कि कहाँ कहाँ न्यूक्लियर साइट्स हैं, उन्हें हमारी मालूम है, हमें उनकी मालूम है। हाँ, मैंने देखा 1992 का एग्रीमेंट हुआ हाँ, था हमारा। क्योंकि ये एग्रीमेंट हुआ था। हाँ। तो वो साइट्स सब सबको मालूम है, तो हमको भी मालूम है। हमने जो भी अटैक किए हैं वो मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किए हैं और टेररिस्ट टारगेट्स पे अटैक किए हैं। अगर कोई कोलेटरल डैमेज होता है तो इट इज़ इंसिडेंटल। और जहाँ तक हमारा एस्टिमेट है, हमारा अंदाज है, जो हमारे सैटेलाइट्स में बताया है, हमने किराना के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। हमने किराना से लगी हुई या उसके नज़दीक में जो एयरबेस था उसके ऊपर हमने अटैक किया, और जो कि क्लियरली दिख रहा है कि एयर की जो एयर स्ट्रिप है वहाँ पे उसमें इतना बड़ा गड्ढा बन गया गड्ढा है। बना तो ये कहना कि हमने किराना पे अटैक किया, ये गलत होगा। ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है। प्रोपोगंडा है जो कि हमारे एडवर्सरीज फैला रहे हैं। सर फ्यूचर वेपन्स की बात बहुत हो रही है, अभी डीआरडीओ ने कुछ डिस्प्ले भी किया है। एक हमने लेज़र वेपन देखा जिसमें टेस्ट हुआ था अभी, और उस लेज़र वेपन से आसमान में उड़ते हुए एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया गया। उस तरह के हथियार आगे आने वाले भविष्य में किस तरह से कारगर साबित होने वाले सर? देखिए, जो फ्यूचर वारफेयर है उसका डेमोन्स्ट्रेशन कुछ कुछ हमने आज किया। एक चीज़ तो हमने की, जो हम 2008 से बात करते थे, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, और हमारा जो इस समय डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है वो नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। राजस्थान क्षेत्र में क्या हो रहा है, पंजाब क्षेत्र में क्या हो रहा है, श्रीनगर में क्या हो रहा है, ये पूरा नेटवर्क के रूप में काम सबको मालूम था। हमारा कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस एक मशीन की तरह काम कर रहा था। इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा था, कमांड कंट्रोल शेयरिंग हो रहा था, पोजीशन शेयरिंग हो रहा था, जो कि नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की महानता है, और देश ने ये करके दिखा दिया। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड कंट्रोल एंड सिस्टम, ये भी देश ने करके दिखा दिया। और हमने बिना लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए हमने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया। हमने कोई सिविलियन टारगेट को अटैक नहीं किया। आने वाले दशकों में टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो रही है। आज हमने बॉम्ब्स एक्सप्लोसिव्स के साथ भेजे जो कि सुपरसोनिक स्पीड से जा रहे हैं, हाइपरसोनिक से जाएंगे। हम काइनेटिक वेपन्स जो अब डेवलप हो रहे हैं वो हैं लेसर वेपन्स। आपने शायद सुना होगा 1984 में रीगन के ज़माने में अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव लिया था कि सैटेलाइट से हम लोग लेसर बीम करेंगे हाँ। और ज़मीन पे जो हमारे टारगेट है उनको ख़त्म कर देंगे। वो प्रयोग असफल रहा, पर उससे जो टेक्नोलॉजी पैदा हुई वो पैदा हुई मिसाइल डिफेंस, कि एक मिसाइल आ रहा है दूसरे मिसाइल को उससे कैसे इंटरसेप्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा उसी का प्रमाण है। इंडिया ने एंटी मिसाइल सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट किया था 2019 में। हमने एंटी सैटेलाइट सिस्टम हमने 2019 में इसी शक्ति परीक्षण करके ये दिखाया था। इसमें हमने एक मिसाइल से सैटेलाइट को ख़त्म किया था। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो है कि बजाय मिसाइल भेजने के लिए एक हम सैटेलाइट के ऊपर ही एक लेसर बीम रखें और दूसरे सैटेलाइट को ख़त्म कर दें, लेसर डायरेक्ट मार के तो ख़त्म हो जाएगा।
इसीलिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो अब आ रहे हैं वो ग्राउंड टू एयर के लिए भी आ रहे हैं, जो कि आपने बताया। डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया टेस्ट किया। जिसमें एक 2 किलोमीटर दूर, एक 10 किलोमीटर दूर पे ड्रोन को जला दिया। एक वो कितनी स्पीड से हुआ? स्पीड ऑफ लाइट। एग्जैक्टली सर। सुपरसोनिक हाइपरसोनिक नहीं, नहीं, स्पीड ऑफ लाइट। लेजर वेपन स्पीड ऑफ लाइट। अब जितने भी ड्रोन्स होंगे तुम्हारे आने वाले, चाहे वो 400 हो 500 हो, एक मल्टी पर्पज रडार, जो एक रडार, जैसे आज का रडार भी हमारा इतना है जो 200 टारगेट एक बार में ट्रैक कर सकता है। तो ऐसा रडार अगर हो और इस तरह का वेपन हो जो लेसरिंग को शूट करता रहे, तो हम कितनी जल्दी वो 400-500 ड्रोन्स को ख़त्म कर सकते हैं, इसका अंदाज लगाइए आप। ये है वारफेयर जो अब आने वाला है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? पावर। आज हम 2 किलोवाट का लेसर लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम 100 किलोवाट का लेसर लगाएं, जो कि नॉट ओनली एक छोटा ड्रोन पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ही खत्म कर दे, जो कि इतना बड़ा होता है, जिसमें इतनी ज़्यादा मेटल होती है। तो इस तरह के कार्य बन रहे हैं देशों में, विदेशों में, हर जगह इस पर कार्य हो रहा है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हिंदुस्तान में भी डेवलप हो रहे हैं। हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे डीआरडीओ, हमारी इंडस्ट्री सब मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं और फ्यूचर वारफेयर में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा। सर हमारा कोई स्पेस कमांड भी बनने वाला है? स्पेस कमांड भी है, जिस स्पेस डिफेंस इनिशिएटिव आपने इस ऑपरेशन सिंदूर में आप सोच रहे हैं कि सैटेलाइट ने काम नहीं किया? बिल्कुल किया। सैटेलाइट्स कम से कम 10-12 सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली हमारे बॉर्डर के ऊपर निगाह रखे हुए थे। हमारे एनिमी टारगेट्स कहाँ कहाँ हैं, उनको नेविगेशन एक्यूरेसी देना, उनको कम्युनिकेशन सपोर्ट देना, उनको, तो सैटेलाइट्स तो हैं ही। तो सैटेलाइट तो मिलिट्री एड की तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते रहेंगे, जो कि नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का एक अहम हिस्सा है, या एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का। बिना सैटेलाइट से वो कंप्लीट नहीं होता है, नहीं होता। क्योंकि लाइन ऑफ साइट तक तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब लाइन ऑफ साइट के बाहर कोई चली चीज़ जाती है तो हमें केवल सैटेलाइट से ही कम्युनिकेशन संभव है। दूसरी चीज़ है नेविगेशन। जीपीएस के द्वारा हम नेविगेट करते हैं आजकल, और जीपीएस भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो स्पेस वारफेयर जो शुरू होगा वो ये है कि जब सैटेलाइट इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री ग्राउंड फोर्सेस को, तो सैटेलाइट को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। तो फ्यूचर वॉर, तो फ्यूचर स्पेस में वारफेयर होगा। में सबसे बड़ी बात ये होगी कि सैटेलाइट्स को कैसे डिफेंड करना, सैटेलाइट्स को किस कैसे तरह से protect करना। रोबस्ट बनाना। हिंदुस्तान भी इसके ऊपर काम करता है, पर हमारा जितना भी काम इसमें है केवल पीसफुल पर्पस के लिए, कि हम अपने सैटेलाइट को कैसे रोबस्ट बनाएं। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम दूसरे के सैटेलाइट को कैसे खराब करें। अगर कोई हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बीम छोड़ता हमारी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, तो हम उसको कैसे नलीफाई करें। हम इस तरह के कार्यों में, पर हमारे पास अटैक की क्षमता भी है, हमने शक्ति में दिखा दिया है। अगर हम चाहें तो शक्ति वाली एक्सपेरिमेंट करके एनिमी सैटेलाइट को ख़त्म कर सकते हैं, और यही काम हम अपने लेसर सैटेलाइट पर लेसर लगा के भी कर सकते हैं। पर इंडिया जो है वो स्पेस वारफेयर में, स्पेस के मिलिट्री यूज़ में विश्वास नहीं करता। ये हमारी पॉलिसी नहीं है। केवल हम अपने जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोबस्ट बनाएंगे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, साइबर सिक्योरिटी रखेंगे जिससे कि उनकी रक्षा हो सके। पर स्पेस एज ए मिलिट्री डोमेन, इंडिया डज नॉट एग्री। इंडिया इज नॉट ए सब्सक्राइबर टू दैट फिलॉसफी। सर एक दो सवाल और लूंगा, वैसे आपसे जितना बात कर रहा हूँ बातचीत और बढ़ाने का दिल कर रहा है। अभी डीआरडीओ ने, मैं बहुत पढ़ता हूँ सर डीआरडीओ के बारे में, स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट किया सर जी 1000 सेकंड के लिए। वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इवन चाइना ने 600 सेकंड के लिए टेस्ट किया, उससे ऊपर नहीं जा पाया। ये किस दिशा में हम काम कर रहे हैं सर? ये देखिए, हमारा बहुत पुराना प्रोग्राम है ये, जिसको के बोलते हैं हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल। हाइपरसोनिक का मतलब है मैक नंबर 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स 6 to 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड, आवाज की अभी जो हमारा ये क्या नाम है ब्रह्मोस एंजिन, आवाज की वो मैक नंबर 4 तक पहुंच गया है। 4 तक पहुंच गया। हम चाहते हैं कि ऐसे मिसाइल बने जो कि 6-10 मैक नंबर पर काम करें, हाइपरसोनिक हो। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
तो उसके लिए एक स्पेशल इंजन की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं स्क्रैमजेट। अभी आपने जो आकाश देखा इसमें एक रैमजेट इंजन यूज। रैमजेट यूज हुआ, यस एग्जैक्टली। स्क्रैमजेट इंजन ऐसा होता है जिसमें जो प्रोजेक्टाइल है वो तो हाइपरसोनिक स्पीड पे चलता है, पर जो हवा उसके अंदर आती है इंजन में, उसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड होती है। उसको हम रिटार्ड करके लाते हैं, स्पीड कम करते हैं, सुपरसोनिक लाते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो जो फ्यूल डालते हैं, हाइड्रोजन हो या कैरोसिन हो, उसका कंबशन जो है सुपरसोनिक स्पीड पे होना चाहिए। एक कैंडल मान लीजिए आप जला रहे हैं और बहुत तेज तूफान आए तो जब खत्म हो जाती है, चाहे कैंडल नहीं जल सकती। तो वही समस्या हमको स्क्रैमजेट में होती है। जब सुपरसोनिक स्पीड पे हवा आएगी तो हम कितनी भी तेजी से अगर उसमें आग लगाएं फ्यूल बुझ में तो जाएगी। कहाँ बुझ जाती है। तो हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि सुपरसोनिक स्पीड पे हवा आने के बावजूद हमारा फ्यूल जो है जलता रहेगा और थ्रस्ट पैदा करता रहेगा। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। इसका रीज़न क्या है कि इसके जो टेम्परेचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर मटेरियल्स होते हैं। तो आपने जो 600 सेकंड की बात की और 1000 सेकंड की बात की, ये इस पर निर्भर करता है कि आपके मटेरियल्स कितने अच्छे हैं। तो हमने अपनी डीआरडीओ की लैब्स की मदद से तरह तरह के हाई टेम्परेचर मटेरियल्स बनाए, स्क्रैमजेट कंबशन की टेक्नोलॉजी बनाई, और आज हमारा स्क्रैमजेट इंजन जैसा कि आपने बताया 1000 सेकंड तक काम कर रहा है। अब उसको हम जो है मिसाइल में इंटीग्रेट करेंगे और उसको फिर स्क्रैमजेट मिसाइल, सॉरी हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह उसका डेवलपमेंट। हमने टेक्नोलॉजी शायद कैरी करने की कोशिश की थी, शायद यूएस से या फिर किसी और मुल्क से, शायद हमें शेयर नहीं किया गया था। मैंने बताया ना, हाँ। कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें इसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमने ये काम किया। मैंने अपनी पीएचडी भी जो की है जी सर। वो स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर की है, बेहतरीन। और वो पीएचडी मैंने की थी 2000 में। तो सोच लीजिए कितना टाइम लग रहा है। बिल्कुल। हम अंडरस्टैंड कर रहे थे फिनोमेना उस समय। पीएचडी में तो केवल हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं। अब उस रिसर्च को पूरा डेवलप करके उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और उसको फिर रिलायबली रिपीट करना नंबर ऑफ टाइम्स, ये एक बहुत बड़ा काम है। और इसमें सबसे बड़ा काम था मटेरियल्स डेवलप करना। हाई टेम्परेचर मटेरियल जो कि 1800 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस तक बिना कूलिंग के, कूलिंग करेंगे तो कोई भी काम करेगा, बिना कूलिंग के काम करते हैं वो। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज डीआरडीओ ने अभी डेवलप की हैं और हमने की हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने भी की हैं, और देश में इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हमारे आर्सेनल में होंगे। सर, तेजस MK1 की डिलीवरी थोड़ी डिले हो गई है, इसको लेके थोड़ी कुछ रक्षा रक्षा आपको भी विशेषज्ञों ने मालूम है डिले क्यों हुई है? चिंता जाहिर की है। आपको यूएस भी ने मालूम है। जेट इंजन देने से देखिए हम जो देने में है डिले किया है। जेट इंजन यूएस से लेते हैं और जी वो इंजन हमको देने में समर्थ नहीं रहा है। कुछ कारण रहे होंगे उनके, क्या कारण है, इकोनॉमिक कारण है, इंडस्ट्रियल कारण है, क्या कारण है ये तो नहीं मालूम है, पर उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम थोड़ा डिले हुआ है। पर आपको मैं ये बता दूं कि मार्क 1A में जो भी इंडिजिनस कंपोनेंट्स हमारे थे, जैसे हमारा रडार लगना था, हमारा EW सिस्टम लगना था, वो सब पूरी तरह से लग चुके हैं, उनमें कोई डिले नहीं है। केवल इंजन आने में डिले है, इसलिए हमारी डिलीवरी में थोड़ा डिले है। तो अब इसीलिए कहते हैं आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी जरूरी है, बिल्कुल। कि हम और मोदी जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम कि आप दूसरे कंट्रोल द से बाहर हो जाइए। वैगरीज ऑफ द अदर नेशन, इसको हम वैगरीज ही बोलेंगे। एग्जैक्टली सर। और मोदी जी का विजन भी है कि आप दूसरे कंट्रोल से जितना जल्दी अपने आप को जितना फ्री कर जल्दी पाएं। अपने आप को फ्री कर सके उतना अच्छा है। पाकिस्तान के की तरफ से सर आप लोग कई लोगों के दुनिया भर में कई जो डिप्लोमेट्स हैं उनके संपर्क में रहते होंगे। पाकिस्तान में क्या हुआ सर इस पूरे ऑपरेशन के बाद, कुछ जानकारी मिली? नहीं, हम लोगों का इस समय कोई विशेष कम्युनिकेशन या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपसे वो शेयर नहीं कर पाऊंगा। वर्ल्ड कम्युनिटी में क्या मैसेज गया सर? वर्ल्ड कम्युनिटी में एक मैसेज जरूर आ गया है कि भारत किसी भी देश का नॉनसेंस अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो भी बातचीत होगी वो हमारी टर्म्स पे होगी। ये बात सबको समझ में आ गई है। भारत में क्षमता है, भारत आत्मनिर्भर है, और भारत को कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता।
कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है इसलिए हम हमेशा डर के रहेंगे, नहीं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जो ब्लफ था वो इट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। चूंकि सर आप प्रधानमंत्री की सलाहकार की टीम है, तो एक सवाल जो पूरा देश इन दिनों पूछ रहा है, माफी चाहूंगा सर, 1-2 मिनट और लूंगा आपका। पीओके सर के बारे में हम क्या सोच रहे हैं अभी? देखिए, हमारी नीति इसमें वेरी क्लियर है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है बिल्कुल सर। और पीओके कश्मीर का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान उस पर जबरदस्ती नाजायज कब्जा रख के बैठा हुआ है पिछले इतने सालों से। तो हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो हिस्सा हमारे देश में वापस आए। और आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य भी सुना है, उन्होंने भी कहा है कि हम दो ही चीज़ों पे बात करेंगे, आतंकवाद पे बात करेंगे और पीओके पे बात करेंगे। और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि देश का अभिन्न हिस्सा है पीओके और वो हमें वापस मिलना चाहिए। और हम आतंकवाद को अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। जिस तरह का गंदा एक्शन उन लोगों ने किया, वो मतलब कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। कोई भी ताकत वर्ल्ड की उसको ये नहीं कही कि इन्होंने अच्छा काम किया है। बिल्कुल सर, और उसके बाद तो भारत का एक्शन पूरी दुनिया ने देखा है, और प्रधानमंत्री का भी मैसेज क्लियर है कि अब भारत किसी भी तरह के हमले को एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। बिल्कुल। सारस्वत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने अपने अनुभव डीआरडीओ के बारे में, देश की सरकार क्या सोच रही है पीओके के बारे में, हमारे फ्यूचर वेपन्स के बारे में खुलकर बातचीत की और दर्शकों के सामने बहुत आसान भाषा में तमाम चीज़ों को रखा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंटरव्यू पर आने के लिए। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर वीके सारस्वत सर थे हमारे साथ, जिन्होंने भारत के फ्यूचर प्लान्स को, भारत के फ्यूचर वेपन्स को, भारत की पाकिस्तान पर कार्रवाई को, सब के बारे में बहुत खुलकर बातचीत की और बहुत डिटेल से बातचीत की। अगली बार फिर किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे आपके साथ इंडिया डेली पर। तब तक खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।